Hello everyone. In our today's class, we are going to learn the lesson Doctor's Word. It is a intermediate English lesson. ये एक शॉर्ट स्टोरी है और इस लेसन के राइटर का नाम रासीपुरम कृष्ण स्वामी नारायण है। इनका बॉर्न 1906 में हुआ था एंड इनकी डेथ 2001 में हुई थी। और वो एक लीडिंग राइटर थे, बहुत अच्छे राइटर थे इंडियन लिटरेचर के इंग्लिश में। और उन्होंने मुल्कराज आनंद और राजा राव के साथ लिखना शुरू किया था। उन्होंने अपनी अर्ली राइटिंग्स में बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ लिखे हैं और 60 ईयर्स तक वो लिखते रहे हैं। उन्होंने नोवेल्स एंड एसेस को भी लिखा है। उनके वर्क बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कि उनके रीडर्स यहाँ से इंडिया से लेकर न्यूयॉर्क तक स्प्रेड हो चुके थे और मॉस्को तक स्प्रेड हो चुके थे। मालगुड़ी नाम की एक स्टोरीज़ होती है और एक फिक्शनल सीरीज़ होती है, उसको भी इन्होंने ही लिखा है और ये भी इनका एक काम है। इन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स को भी जीता है, जैसे कि इन्हें पद्मा भूषण, पद्मा विभूषण, साहित्य अकादमिक अवार्ड दिए गए हैं और AC बेंसन मेडल भी दिया गया है। और ये बहुत सारे लोगों के दिलों को जीतते रहे हैं ऑल ओवर द ग्लोब। R.K. नारायण की ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि डॉक्टर्स वर्ड है। इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, एक है डॉक्टर रमन जो कि एक डॉक्टर होते हैं और एक उनका फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है गोपाल। वो उनका बचपन का बेस्ट फ्रेंड था। तो हम जानेंगे कि वो ये स्टोरी में क्या बताना चाह रहे हैं और इसका लेसन क्या है। डॉक्टर रमन नेवर बिलीव्ड इन द सूथिंग लाइज। डॉक्टर रमन ने अपनी ज़िंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोला था और किसी को भी झूठी तसल्ली नहीं दी थी। लेकिन जब उनका दोस्त बेस्ट फ्रेंड गोपाल बीमार हो चुका था और बहुत ज़्यादा इल था, तब डॉक्टर रमन ने सोचा कि उनको झूठ बोलकर ही बचाया जा सकता है। यानी कि जब गोपाल बहुत ज़्यादा सीरियस थे, उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, तो रमन को थोड़ा सा होप दिखा और लगा कि शायद अगर उनको बताए कि उनकी तबीयत ठीक हो सकती है तो वो क्यूर हो जाएंगे जल्द ही। यहाँ पर अब हम इस स्टोरी को डिटेल्स में समझेंगे। यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। पीपल केम टू हिम व्हेन द पेशेंट वॉज ऑन हिज लास्ट लेग्स। यानी कि डॉक्टर रमन जो एक डॉक्टर थे, उनके पास लोग आते थे अक्सर जब वो आखिरी कंडीशन पे होते थे और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल उनका पेशेंट होता था। जब क्रिटिकल और बहुत बुरी कंडीशन में पेशेंट होता था, तभी लोग उन पेशेंट को डॉक्टर रमन के पास लेकर आते थे, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है वॉज ऑन हिज लास्ट लेग्स, वॉज गोइंग टू डाई वेरी सून। डॉक्टर रमन ऑफ्टन बर्स्ट आउट। यानी कि डॉक्टर रमन हमेशा से चिल्लाकर कह देते थे, क्या तुम कुछ दिन पहले नहीं आ सकते थे? वाई वुडेंट यू हैव कम ए डे अर्लियर। इसका मतलब ये है कि जब इंसान क्रिटिकल कंडीशन में होता है तब डॉक्टर को भी क्यूर करना मुश्किल हो जाता है। द रीज़न वॉज ऑब्वियस, फ्री विजिटिंग 25 रुपीज़। यानी कि वो लोग अपने फ़ीस को बचाने के लिए डॉक्टर रमन के पास नहीं जाते थे, क्योंकि उनको लगता था कि डॉक्टर रमन कुछ ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं, जो कि 25 रुपीज़ थे। और कुछ लोग ये बात मानना भी पसंद नहीं करते थे कि उनको अब डॉक्टर रमन के पास जाना पड़ेगा और ऐसा वक्त आ चुका है जब उन्हें डॉक्टर रमन को बुलाना ही पड़ेगा। और वो लोग ये भी मानते थे कि अगर डॉक्टर रमन आएंगे तो ऐसा हो सकता है कि कुछ और बुरा हो जाए, क्योंकि डॉक्टर रमन कभी भी झूठ नहीं बोलते थे और वो एक बड़े इंसान थे और वो हमेशा से सही डिसीजन लेते थे और क्विक डिसीजन लेते थे। डॉक्टर रमन कभी भी वाइट वॉशिंग या वेवरिंग नहीं करते थे। यानी कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे और सच्चाई को छुपाकर झूठे बातें नहीं करते थे। वो जो सामने है वही बात को बताते थे, पेशेंट की जो कंडीशन है उसी बात को बताते थे। उन्होंने बहुत लंबे सालों से प्रैक्टिस की थी और उन्हें मेडिसिन की बहुत आदत थी और वो एक अच्छे डॉक्टर थे, इसलिए वो हमेशा से सच बोलने की आदत रखते थे और उनका ओपिनियन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, वैल्यूबल था। इसीलिए उनकी ओपिनियन सिर्फ एक डॉक्टर की बात नहीं थी, बल्कि एक जज जो अपनी वर्डिक्ट सुनाता है, जो अपना जजमेंट सुनाता है, उसकी बराबर थी। और जो पेशेंट की लाइफ है वो डॉक्टर रमन की बातों पर ही थी, क्योंकि डॉक्टर रमन जो कह देते थे वही बात फाइनल थी और वो कभी भी झूठ बोलना नहीं पसंद करते थे। उन्होंने कभी भी इस तरह से नहीं सोचा कि मैं कुछ झूठ बोलूँगा और उसके बदले में कुछ और बात बताऊँगा। उन्होंने हमेशा ये माना कि उनकी बातों से किसी की भी लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो जो कंडीशन है उसके बारे में ही बताते थे। वो ये मानते थे कि उनका ये बिज़नेस नहीं है कि वो अननेसेसरी होप्स देते फिरे। यानी कि वो झूठी तसल्लियाँ नहीं देते थे। वो हमेशा से हर काम को कुछ घंटों में ही पता करके बता देते थे। यानी कि जब वो अपने पेशेंट को देखते हैं, चेक करते हैं, तभी वो कुछ घंटों में ही चेक करके बोल देते थे कि इसकी क्या कंडीशन है। और अगर उन्हें ज़री सी भी, अगर छोटी सी भी किरण दिख जाती थी उम्मीद की, तब वो अपने आस्तीनों को मोड़ लेते थे, अपने स्लीव्स को रोल कर लेते थे और मैदान में उतर जाते थे। यानी कि वो घंटों तक या फिर कई दिनों तक मेहनत करते थे, ऑपरेशंस करते थे और अपने पेशेंट को बचा लेते थे, तब तक कि वो यमा के हैंड से छूट नहीं जाता। यानी कि ऐसा मानते हैं कि यमा जो होता है वो इंसान को मरने के बाद साथ लेकर जाता है, लेकिन डॉक्टर रमन सभी पेशेंट्स को बचाकर उनकी मौत के मुंह से निकाल लाते थे। आज बिस्तर की तरफ एक तरफ खड़े होकर डॉक्टर रमन को ऐसा महसूस हुआ कि उनको भी कोई ऐसा इंसान चाहिए जो उनको सूथिंग लाइज बोले। यानी कि एक झूठा सा
बात कह दे जो सुकून दे, लेकिन वो झूठ भी हो तो चलेगा। यहाँ पर डॉक्टर अमन की ऐसी हालत इसलिए हो चुकी थी क्योंकि वो अपने दोस्त को देख रहे थे जो कि बेड पर पड़ा हुआ था, जो कि बहुत बीमार था। उनका सबसे डियरेस्ट फ्रेंड था वो, लेकिन उसकी तबीयत बहुत बुरी थी। डॉक्टर अमन कर्चीफ से अपना मुंह पोंछते हैं और चेयर पर बैठ जाते हैं। गोपाल और डॉक्टर रमन एक दूसरे को 40 साल से जानते थे। वो दोनों साथ में किंडरगार्टन से थे और वो दोनों एक साथ पढ़े थे स्कूल में, और वो दोनों एक दूसरे से उतना नहीं मिल पाते थे क्योंकि वो अपनी अपनी फैमिली और प्रोफेशंस में बिजी थे। लेकिन वो कभी कभी ओकेजनली संडेज़ पर मिलते थे। जब गोपाल जाता था उनके ऑफिस में, जो उनका डॉक्टर का ऑफिस था, वहाँ पर जाते थे, कंसल्टिंग रूम में वेट करते थे। वहाँ पर गोपाल डॉक्टर रमन के लिए वेट करते थे, और जब डॉक्टर रमन फ्री होते थे तब दोनों मिलकर साथ में खाना खाते थे, पिक्चर्स देखते थे, बात करते थे एक दूसरे की लाइफ के बारे में, एक्टिविटीज़ के बारे में। इनकी फ्रेंडशिप क्लासिक फ्रेंडशिप थी जो बहुत सालों से साथ चल रही थी, और ये बदलते हुए समय, सर्कमस्टांसेस एंड एक्टिविटीज़ से बदली नहीं थी। इन हिज बिजी राउंड ऑफ वर्क, यानी कि उनकी बिजी रूटीन के चलते डॉक्टर रमन ने ये नोटिस नहीं किया कि गोपाल बहुत दिनों से आया नहीं था। वो 3 महीनों से अब तक नहीं आया था उनसे मिलने। तो उन्हें याद आता है कि वो गोपाल के बच्चे को कहीं देखे थे, यानी कि डॉक्टर रमन ने गोपाल के बेटे को बेंच पर बैठे हुए देखा था कंसल्टिंग हॉल में। उस दिन वो मॉर्निंग थी जो क्राउडेड थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी उस दिन, तो रमन को ज़्यादा टाइम नहीं मिला था उस बच्चे से बात करने का। 1 घंटे तक वो बिज़ी थे और दूसरे कामों में थे और किसी और के ऑपरेशंस में लगे हुए थे। और उन्हें याद आता है तब वो अपने ऑपरेशन रूम से निकल कर जाते हैं, और उन्होंने उस छोटे यंग मैन को पूछा, यानी कि उस बच्चे को पूछा कि क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों आए, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर सर। वो लड़का बहुत ज़्यादा नर्वस था और शाई था। उसने कहा, मम्मी ने मुझे यहाँ भेजा है। व्हाट कैन आई डू फॉर यू। यहाँ पर डॉक्टर अमन पूछते हैं, क्या मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। फादर इज़ इल। यहाँ पर वो लड़का डॉक्टर अमन को कहता है वो गोपाल का बेटा था। तो यहाँ पर डॉक्टर अमन ऑपरेशन थिएटर में फिर बिज़ी हो जाते हैं, और वो बहुत बिज़ी थे 3 o'clock तक आफ्टरनून में। उसके बाद वो सीधा क्लिनिक से निकल जाते हैं, स्ट्रेट अवे अपने दोस्त के घर को जाते हैं, इन्हें लॉली एक्सटेंशन, यानी कि बहुत ज़्यादा परेशान हालत में वो जाते हैं। गोपाल बिस्तर में इस तरह से पड़ा था जैसे वो सो रहा था, और यहाँ पर डॉक्टर उनके बाजू खड़े होते हैं और गोपाल की वाइफ को पूछते हैं कि गोपाल कितने दिनों से इस तरह बेड पर पड़ा हुआ है। तो ए मंथ एंड हाफ डॉक्टर, इस तरह से उनकी वाइफ रिप्लाई करती है। गोपाल को इस तरह से बीमार हुए 45 डेज़ हो चुके थे, और यहाँ पर डॉक्टर अमन पूछते हैं हु इज़ अटेंडिंग हिम, यानी कि कौन उनको देख रहा है। ए डॉक्टर इन द नेक्स्ट स्ट्रीट, ही कम्स डाउन वंस इन 3 days एंड गिव्स हिज मेडिसिन। यानी कि इस तरह से उनकी वाइफ रिप्लाई करती है कि जो गोपाल थे उनको एक दूसरा डॉक्टर बाजू की गली में ट्रीट कर रहा था। वो डॉक्टर आकर गोपाल को 3 दिनों में दवा देकर जाता था। व्हाट इज़ हिज नेम, इस तरह से डॉक्टर अमन पूछते हैं। शी मरमर्ड सम नेम, यानी कि वो कौन सा डॉक्टर था इन्हें नहीं पता था, शायद वो औरत कुछ मरमर कर रही थी। तो यहाँ पर डॉक्टर अमन कहते हैं कि मैंने इस तरह के डॉक्टर का कोई नाम नहीं सुना है, या फिर मुझे नहीं पता ऐसा कोई डॉक्टर भी है यहाँ पर। और डॉक्टर अमन गुस्सा करते हैं कि आप लोगों ने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया, वाई वुडेंट हैव यू टोल्ड मी और सेंड मी ए वर्ड अर्लियर। पहले आप लोग मुझे बताते तो मैं ही ट्रीट कर लेता, आप वो डॉक्टर के पास क्यों गए, इस तरह से डॉक्टर अमन पूछते हैं। We thought you would be busy and you will get troubled unnecessarily, इस तरह से उनकी वाइफ कहती है, यानी कि हमें लगा कि आप बिज़ी होंगे और आपको परेशान करना नहीं चाहिए, इस तरह से वो लोग समझ रहे थे, और इसीलिए वो लोग डॉक्टर अमन को नहीं बुलाए थे। वो लोग अपोलोजेटिक थे और मिजरेबल थे, यानी कि वो लोग, गोपाल की वाइफ बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रही थी और अब माफ़ी मांग रही थी। मतलब वो कह रही थी कि शायद मैंने गलती कर दी आपको नहीं इन्फॉर्म करके, इस तरह से वो फील कर रही थी, गिल्टी फील कर रही थी। यहाँ पर टाइम बहुत कम बचा था गोपाल के पास, इसीलिए डॉक्टर रमन बिना किसी टाइम को वेस्ट किए जल्दी से अपना कोट निकालते हैं, अपना बैग खोलते हैं जिसके अंदर एक इंजेक्शन ट्यूब था, उसमें से नीडल को निकालते हैं और उसे जो स्टव होता है उस पर गर्म करते हैं, उसको स्टव पर गर्म करते हैं। और जो सिक मैंस की वाइफ थी वो कोने में बैठी हुई थी और अननेसेसरी क्वेश्चंस पूछ रही थी डॉक्टर रमन को। तो डॉक्टर रमन कहते हैं प्लीज़ डोंट आस्क क्वेश्चंस। डॉक्टर अमन लुकड एट द चिल्ड्रेन हु आर वॉचिंग द स्टेरिलाइजर, यानी कि जो चिल्ड्रेन गोपाल के थे वो डॉक्टर अमन को देख रहे थे और यहाँ पर डॉक्टर अमन क्यूर करने की कोशिश कर रहे थे। सेंड देम ऑल अवे समवेयर एक्सेप्ट द एल्डेस्ट, यानी कि यहाँ पर डॉक्टर अमन कहते हैं कि सभी छोटे बच्चों को कहीं दूर भेज दो ताकि वो लोग अपने पिता को इस तरह से ट्रीट होते हुए ना देखें, और सिर्फ बड़े बच्चे को यहाँ रहने दो, इस तरह से डॉक्टर अमन कहते हैं। डॉक्टर अमन ने गोपाल को दवा का इंजेक्शन लगाया और डॉक्टर अमन जाकर कुर्सी पर वापस बैठ गए, और 1 घंटे से अधिक यानी ज़्यादा टाइम हो चुका था और वो मरीज़ के चेहरे को देख रहे थे। मरीज़ अभी भी
मोशनलेस था, यानी कि वो हिल नहीं पा रहा था और डॉक्टर का चेहरा पसीने से चमक रहा था और उनकी आईलिड्स यानी कि पलकें थकान से झुक गई थी। बीमार आदमी की पत्नी कोने में खड़ी होकर चुपचाप देखती रही और उसने डरते डरते पूछा कि डॉक्टर, क्या मैं आपके लिए कुछ कॉफ़ी बनाकर लेके आऊँ? नहीं, डॉक्टर रमन ने इस तरह से रिप्लाई किया क्योंकि डॉक्टर रमन को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, लेकिन वो फिर भी इस तरह से कहते हैं। उनका दोपहर का लंच मिस हो गया था और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे, लेकिन फिर भी वो इस तरह से रिप्लाई करते हैं। डॉक्टर रमन ने कहा, आई विल बी बैक इन फ्यू मिनट्स एंड डोंट डिस्टर्ब हिम ऑन एनी अकाउंट। गोपाल को कभी भी मत उठाओ, उसको आराम करें दो। इस तरह से कहकर वो चले जाते हैं। उन्होंने अपना बैग उठाया और वो कार में चले गए और पौन घंटे के बाद वो वापस आते हैं और जब वो अपनी एक नर्स और असिस्टेंट के साथ आते हैं, डॉक्टर ने उस लेडी को कहा जो गोपाल की वाइफ थी कि वो घर छोड़कर चले जाए क्योंकि उन्हें एक ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। क्यों क्यों क्यों, इस तरह से वो धीरे सी आवाज़ में पूछती है, यानी कि गोपाल की वाइफ पूछती है आप क्यों ऑपरेशन करना चाहते हैं। तो डॉक्टर रमन कहते हैं, आई विल टेल यू दैट सून यू लीव योर सन टू हेल्प अस एंड गो टू द नेक्स्ट हाउस वेयर यू कैन स्टे देयर एंड आई विल कॉल यू। इस तरह से डॉक्टर रमन कहते हैं। गोपाल की वाइफ को चक्कर आ जाते हैं और वो परेशान होकर ज़मीन पर गिर जाती है क्योंकि वो स्ट्रेन को बेयर नहीं कर पा रही थी। और जब नर्स ने उसका देखभाल किया और उसको बाहर लेकर जाती है और अब 8 बज चुके थे इवनिंग में और पेशेंट ने अपनी आंखें खोली और वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था और बेड पर था। सो यहाँ पर असिस्टेंट ओवरजॉय हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी और सरप्राइज़ हो चुकी थी, एक्सक्लेम्ड हो गई थी और बहुत एंथुसियास्टिक हो गई थी, यानी कि बहुत एक्साइटेड हो गई थी कि उसमें अब जान वापस आ गई है। ही विल पुल थ्रू सर, इस तरह से वो असिस्टेंट कहती है। जब डॉक्टर ने गोपाल की ओर देखा और हल्लू से आवाज़ दी, विस्पर किया, धीरे से कहा कि आई वुड गिव एनीथिंग टू सी हिम थ्रू बट द हार्ट, बोल के इस तरह से कहते हैं, यानी कि गोपाल को डॉक्टर रमन बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका हार्ट उतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा था। द पल्स हैज़ इम्प्रूव्ड सर, इस तरह से असिस्टेंट कहती है। वेल वेल, द डॉक्टर रिप्लाइड, डॉक्टर ने कहा कि डोंट ट्रस्ट इट, इट इज़ ओनली ए फॉल्स फ्लैशअप एवरी वेरी कॉमन इन दीज केसेस, यानी कि डॉक्टर रमन कहते हैं कि अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि ये सिर्फ एक फॉल्स फ्लैशअप है, यानी कि ये तेज़ी से बस अच्छे होने का इस तरह से दिखता है, लेकिन ये हमेशा से इस तरह से कॉमन है ये केसों में कि ये दिखता ऐसे है लेकिन हार्ट आखिरी में काम करना बंद कर देता है। सो यहाँ पर डॉक्टर रमन थोड़ा सा सोचते हैं, डीपली सोच के कहते हैं कि अगर पल्स इनका गोपाल का चलता रहा, अगर कल मॉर्निंग 8 o'clock तक चलता रहा तो शायद अब गोपाल बच जाएंगे और गोपाल अपने आने वाले नेक्स्ट 40 ईयर्स तक ज़िंदा रहेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो शायद गोपाल बच नहीं पाएंगे। आई डाउट वेरी मच इफ़ वी शैल सी एनीथिंग आफ्टर टुनाइट। सो यहाँ पर डॉक्टर रमन अपनी असिस्टेंट से कहते हैं कि शायद अब 2 बजे रात के होने के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे कि गोपाल की कंडीशन क्या होगी। सो डॉक्टर रमन असिस्टेंट को भेज देते हैं और पेशेंट के बाजू बैठ जाते हैं। अब 11 o'clock हो चुके थे और पेशेंट ने फिर से अपनी आंखें खोली और अपने फ्रेंड की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था और उनकी हालत में अब थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट था और वो थोड़ा सा खाना भी खा पा रहे थे और ये बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रेट फीलिंग थी रिलीफ और जॉय की। सो यहाँ पर गोपाल के घर में खुशहाली थी और उनके घर के लोग डॉक्टर की ओर देख के अपना ग्रैटिट्यूड बता रहे थे, यानी कि वो लोग खुश थे और अपने डॉक्टर को थैंक यू कहने की कोशिश कर रहे थे। सो यहाँ पर रमन बैठकर गोपाल की फेस को देख रहे थे। शायद गोपाल उनको कुछ साइंस दे रहा था, कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, क्या वो कुछ कहना चाह रहा था, शायद कुछ ऐसा वो इस तरह से रमन सोच रहे थे। सो यहाँ पर गोपाल की वाइफ डॉक्टर को पूछती है क्या अब वो आउट ऑफ डेंजर है, क्या अब गोपाल की लाइफ पर कोई ख़तरा नहीं है, इस तरह से उनकी वाइफ पूछती है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर रमन इस बात का कोई जवाब नहीं देते हैं और डॉक्टर रमन उनकी वाइफ को कहते हैं कि गिव ग्लूकोज एंड ब्रांडी एवरी 40 मिनट्स, जस्ट ए कपल ऑफ स्पून्स विल डू, यानी कि आप उन्हें ग्लूकोज और ब्रांडी दिया देते रहो तो थोड़े से स्पून्स के बाद ही वो ठीक हो जाएंगे, इस तरह से रमन कहते हैं। और लेडी जाती है किचन में और वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी लेकिन फिर भी वो काम कर रही थी और वो ट्रुथ को जानने की कोशिश कर रही थी। वाई वॉज द ग्रेट मैन सो एवेजिव, यानी कि डॉक्टर रमन कुछ बातों को छुपाने की कोशिश कर रहे, इस तरह से डॉक्टर की बात पर उनको विश्वास नहीं आ रहा था वुमेन को और वुमेन सोच रही थी इस तरह से। सो गोपाल की वाइफ बहुत ज़्यादा
परेशान थी और सस्पेंस में थी और वो सोच रही थी शायद अब डॉक्टर अमन पेशेंट के पास खड़े होकर नहीं बताना चाह रहे हैं, इसीलिए वो वहाँ से उन्हें इशारा करती है कि यहाँ पर आकर मुझे बताओ, और वो किचन के डोरवे के पास जाती है और उन्हें बुलाती है। डॉक्टर अमन वहाँ खड़े होकर उन्हें कहते हैं, वहाँ पर खड़े होते हैं। तब वो उन्हें पूछती है कि व्हाट अबाउट हिम नाउ, क्या अब वो कैसे है, इस तरह से डॉक्टर अमन को गोपाल की वाइफ पूछती है। तो डॉक्टर अमन अपनी लिप्स को बिट कर लेते हैं, यानी कि वो कहते हैं कि फ्लोर की ओर देखकर कहते हैं कि डोंट गेट एक्साइटेड अनलेस यू नो अबाउट इट, डोंट आस्क नाउ, इस तरह से कहते हैं क्योंकि अब कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, गोपाल की कंडीशन कभी भी बिगड़ सकती है, इस तरह से डॉक्टर अमन कहते हैं। और उनकी बातें सुनकर वाइफ की आंखें बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और वो डर गई थी, और वो अपने हाथों को एक तरफ जोड़ लेती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे सच बताओ। तो डॉक्टर कहते हैं कि आई वुड रैदर नॉट टॉक टू यू नाउ। सो डॉक्टर वापस जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर वो औरत बहुत ज़्यादा परेशान थी और अपनी रोने वाली आवाज़ को निकाल रही थी घर में, और इसकी वजह से पेशेंट थोड़ा सा परेशान हो गया था और उठ गया था और थोड़ा सा कंफ्यूज्ड था। डॉक्टर फिर से कहते हैं वहाँ पर उस औरत को जाकर कि तुम शांत हो जाओ, और वो दरवाजे को बंद कर देते हैं और क्लोज़ कर देते हैं उनका रोना। सो यहाँ पर पेशेंट उठ जाता है और अपनी बेहोशी की हालत में भी विस्फर करके पूछता है कि क्या कोई रो रहा है। तो डॉक्टर उसे एडवाइस करते हैं कि डोंट एक्सर्ट योर सेल्फ, यानी कि तुम ज़्यादा अपने आप पर प्रेशर मत बनाओ, तुम आराम करो, तुम्हें बात नहीं करना चाहिए। और इस तरह से वो देख रहे थे कि इनकी परेशान होने की वजह से उनका पल्स भी बढ़ रहा था, जो उनका हार्ट रेट है वो बढ़ रहा था, और इसीलिए वो कह रहे थे, डॉक्टर कह रहे थे कि तुम एक्सर्शन मत लो। पेशेंट पूछता है कि क्या मैं जा रहा हूँ, मुझसे मत छुपाओ मेरी बारे में मेरी बात, यानी कि गोपाल पूछता है कि क्या मैं अब मरने वाला हूँ, इस तरह से पूछता है। डॉक्टर कहता है और एक आवाज़ निकालता है, जो एक आवाज़ जो दुख भरी आवाज़ थी, उसमें कहता है चेयर पर जाकर कि मैंने इस तरह की सिचुएशंस को कभी भी फेस नहीं किया और मेरे अंदर ये नेचर भी नहीं है कि मैं लोगों को झूठ बोलूं। और सो यहाँ पर पेशेंट अपनी फिंगर की मूवमेंट से बता रहा था कि मुझे अब विल साइन करनी पड़ेगी, और यहाँ पर गोपाल रमन को कहते हैं कि अगर मैं जाने वाला हूँ तो प्लीज़ मुझे बता दो, क्योंकि मुझे अब मेरी बेटी और मेरे बच्चों और मेरी वाइफ के लिए विल साइन करनी है। इस तरह से वो कहते हैं, आस्क माई वाइफ फॉर द डिस्पैच बॉक्स, यू मस्ट साइन एज ए विटनेस, इस तरह से वो कहते हैं। सो यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि तुम कुछ ज़्यादा ही अपने आप पर प्रेशर डाल रहे हो, एक्सर्ट कर रहे हो, तुम्हें खामोश रहना पड़ेगा, तुम इस तरह की इडियट बातों को रिपीट मत करो, तुम ठीक हो जाओगे, इस तरह से रमन कहते हैं। और यहाँ पर रमन सोच रहे थे कि मुझे ये होल बिज़नेस ये छोड़कर चले जाना चाहिए और कहीं भाग जाना चाहिए जहाँ पर मुझे किसी भी लोगों को कोई भी सवाल का जवाब ना देना पड़े, इस तरह से वो सोच रहे थे, क्योंकि पेशेंट बहुत उन्हें परेशान कर रहा था। लेकिन पेशेंट उनका हाथ पकड़ लेता है और अपनी वीक उंगलियों से पूछता है कि रमू, मेरे तुम बहुत अच्छे दोस्त हो और ये मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है कि तुम मेरा ख्याल कर रहे हो, तुम मुझे देख रहे हो एज ए डॉक्टर। यहाँ पर गोपाल इस तरह से रमन को कहता है, मैं तुम्हें ट्रस्ट कर सकता हूँ और तुम्हारी बातों को ट्रस्ट कर सकता हूँ, इस तरह से गोपाल कहते हैं। और डॉक्टर को वो कहता है कि गोपाल कहता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को इस तरह से अनसेटल्ड नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं इस तरह से छोड़ दूंगा तो ये मेरी वाइफ और मेरे चिल्ड्रन के लिए एक माइजरी बनेगी, यानी कि मेरी वाइफ और मेरे बच्चों को मेरी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी और सुभैया और उनकी गैंग जो है वो मेरी प्रॉपर्टी को छीन लेंगे, इस तरह से गोपाल कहता है। तो यहाँ पर डॉक्टर अमन बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं, अपनी कार में बैठ के देखते हैं और सोचते हैं सीट पर बैठ के कि घड़ी में क्या टाइम हो रहा है, और अब वो सोचते हैं कि घड़ी में अब मिडनाइट हो चुकी है, और वो सोचते हैं कि अगर अब विल को साइन करना होगा तो सिर्फ वो 2 घंटे में साइन हो जानी पड़ेगी, वरना कभी नहीं हो पाएगी। और डॉक्टर रमन सोचते हैं कि और अगर ये साइन नहीं हुई तो इस सब के ज़िम्मेदार भी डॉक्टर रमन ही होंगे, इस सभी मेस के लिए। और वो जानते थे कि फैमिली अफेयर्स भी किस तरह से थे उनके, गोपाल के फैमिली अफेयर्स क्या थे, और सुभैया और उनकी गैंग के बारे में भी डॉक्टर रमन को अच्छे से पता था। और डॉक्टर रमन वही सोचते कि अब वो क्या करे, क्या अब वो जाकर उन्हें विल को साइन करने के लिए कह दे। इसका ये मतलब हुआ अगर वो इस तरह से कह देंगे तो ये एक डेथ सेंटेंस के बराबर थी, और अगर वो इस तरह से कह देंगे तो शायद गोपाल ये समझ जाएगा कि उसको अब कोई नहीं बचा सकता और उसको अब मरना ही पड़ेगा, और उसके लिए अब ये एक डेथ सेंटेंस की तरह ही होगा और पेशेंट का सर्वाइवल का कोई चांस नहीं था। लेकिन यहाँ पर फिर डॉक्टर अमन सोचते हैं कि मैं इस तरह से नहीं कहता हूँ, और वो थोड़ी देर कार में बैठ जाते हैं और वो सीट पर बैठ के सोचते हैं कि अगर पेशेंट उनकी ओर फिर से देखेगा और अपील करेगा, पूछेगा, तो डॉक्टर उन्हें क्या कहेंगे। तो यहाँ पर डॉक्टर सोचते हैं कि अगर मेरी बातों से किसी की जान बच सकती है तो शायद वो नहीं मरेगा, इस तरह से डॉक्टर सोचते हैं। लेकिन फिर विल का क्या करूँ, इस तरह से वो सोचते हैं। लेकिन फिर उन्हें गोपाल बुलाता है, गोपाल फिर से आवाज़ देता है, तो वो फिर से जाते हैं गोपाल के पास और कहते हैं कि
तुम्हें कुछ नहीं होगा और तुम बच जाओगे। डोंट वरी अबाउट द विल नाउ, यू आर गोइंग टू लिव नाउ। इस तरह से वो कहते हैं। योर हार्ट इज़ एब्सोल्युटली साउंड। इस तरह से डॉक्टर अमन पहली बार अपनी ज़िंदगी में झूठ बोलते हैं और उस तरह की बात कहने से ही पेशेंट की चेहरे पर खुशी आ चुकी थी और पेशेंट एक रिलीफ में था और खुश था। और ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा खुश था और वो कहता है कि तुम ऐसा कहते हो तो फिर ये तो बात सच्ची होगी अगर ये तुम्हारे लिप्स के बाहर आई है, यानी कि अगर तुमने कहा है तो ये बात सच्ची होगी। इस तरह से गोपाल सोचता है। तो यहाँ पर डॉक्टर अमन पहली बार इस तरह से अपनी बातों से झूठी बात कहते हैं, सूदिंग लाइज कहते हैं। सो अब डॉक्टर अमन कहते हैं क्वाइट राइट, यू आर इम्प्रूविंग एवरी सेकेंड, स्लीप इज़ पीस। सो तुम अब सो जाओ, अपने आप पर प्रेशर मत बनाओ, तुम्हारे लिए सोना बहुत ज़्यादा, आराम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई विल सी यू इन द मॉर्निंग। इस तरह से डॉक्टर कहकर उन्हें सोने को कहते हैं और पेशेंट उनकी ओर देखता है कि ग्रेटफुल्ली, यानी कि थैंकफुल होता है पेशेंट उस मोमेंट पे और अपनी आंखों को बंद कर लेता है। डॉक्टर अपने बैग को उठाते हैं वहाँ से और दरवाजे को धीरे से बंद करके जाने लगते हैं और वो रास्ते में रुक जाते हैं एक मोमेंट पे हॉस्पिटल में और वहाँ पर अपनी असिस्टेंट को बुलाकर पूछते हैं उस लॉली एक्सटेंशन के केस के बारे में। यानी कि डॉक्टर को ऐसा लगता है कि गोपाल कभी भी कोलैप्स हो सकते थे और उनकी हार्ट की कंडीशन ऐसी थी कि कुछ उसके बारे में बताया नहीं जा सकता था कि वो क्यूर होएंगे या नहीं होएंगे। वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में था उनका हार्ट। और वहाँ पर वो एक हाथ में ट्यूब ले लेते हैं और बोलते हैं कि अगर कुछ भी बहुत मुश्किल हो गया उस टाइम पर तो वो इस इंजेक्शन को लगा देंगे गोपाल को। और इस तरह से वो सोच के बहुत ज़्यादा तेज़ी में थे। और नेक्स्ट मॉर्निंग वो आते हैं वापस सुबह के 10 बजे और वहाँ पर अपनी कार में एक बेड भी रखे हुए थे, यानी कि अगर पेशेंट को कुछ हो जाएगा तो वो उस बेड पे उन्हें लेकर जाएंगे। और वो देखते हैं कि पेशेंट उठा हुआ था और बहुत अच्छा लग रहा था, वेरी वेल था। तो यहाँ पर असिस्टेंट बोलते हैं कि इनका पल्स रेट बहुत बराबर है, सेटिस्फैक्ट्री है, यानी कि इनके हार्ट में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर अपने ट्यूब को रख देते हैं और उनका हार्ट चेक करते हैं और देखते हैं कि उनका हार्ट सही था। और वो सिक मैन की वाइफ को कहते हैं कि डोंट लुक सो अनहैप्पी लेडी, योर हस्बैंड विल बी गोइंग टू लिव अप टू 90। इस तरह से वो कहते हैं, यानी कि अब तुम्हारे हस्बैंड पे कोई खतरा नहीं है, अब तुम्हारे हस्बैंड बच चुके हैं। क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर वो मॉर्निंग के 8 o'clock तक ज़िंदा रहेंगे तो वो बच जाएंगे, लेकिन वो 10 o'clock तक भी ज़िंदा थे। तो इसका मतलब ये था कि अब उनका हार्ट एकदम परफेक्ट था और नॉर्मल था। और सो इसलिए डॉक्टर अमन कहते हैं कि इन्होंने इस अटैक को किस तरह से सर्वाइव किया ये मेरे लिए एक पज़ल रहेगा पूरी ज़िंदगी। और ये बच गए, ये बहुत अच्छी बात थी। और यहाँ पर हमारी स्टोरी कंप्लीट हो चुकी थी और यहाँ पर हमें समझ में आता है कि जो गोपाल है वो इसलिए बचे क्योंकि डॉक्टर अमन ने उन्हें एक अच्छी पॉजिटिव होप दी थी। और पॉजिटिव होप्स कई बार काम कर जाती है। इंसान को अगर मेंटली पता हो कि वो बचने वाला है तो शायद वो इसीलिए भी बच पाता है, लेकिन अगर उसे पहले ही बता दिया जाए कि वो मरने वाला है तो शायद वो नेगेटिव हो जाता है और उसकी बॉडी भी उसे जीने पे रोक देती है, उसकी लाइफ को कम कर देती है। सो यहाँ पर हमारा लेसन कंप्लीटेड है और अगर आपको कोई डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। और इस चैनल में बहुत से अदर वीडियोस हैं जिसको आप वॉच कर सकते हैं।